हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, कल जो हमारी क्लास थी वो थी प्रयोगवाद पर, और प्रयोगवाद की कल एक ही क्लास थी क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, जिसमें हमने जो है तार सप्तक के सारे कवियों का जो है ट्रिक की सहायता से पूरा संपूर्ण अध्ययन किया है। अगर किसी ने मेरी कल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको जो है आधुनिक युग की जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आपको प्रयोगवाद वाली वीडियो जरूर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे नई कविता की। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं नई कविता के साथ। नई कविता की जो शुरुआत है वो 1954 ईस्वी से माना जाता है। ध्यान रखिएगा, समय क्या है, 1954 ईस्वी। तो अब इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो उन बिंदुओं को हम एक एक करके शुरू पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। यानी कि ये जो नई कविता नाम दिया गया है ये किसने दिया है, तो ये नाम जो है अज्ञेय ने दिया है। अज्ञेय यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। आगे कहते हैं, अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। कहते हैं कि जो ये नई कविता नाम है ये अज्ञेय का दिया हुआ नाम है, और अज्ञेय जी ने अपने एक रेडियो वार्ता में इस पद का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और जो कि बाद में क्या होता है, नए पत्ते, बाद में नए पत्ते जनवरी फरवरी 1953 में नए पत्ते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। बाद में यही जो है नए पत्ते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई, जो ये नाम दिया गया है नई कविता। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, अज्ञेय के द्वारा दिया गया था। और एक रेडियो वार्ता के उसमें जो है इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। अब क्या कह रहे हैं, ये जो नई कविता है इसका जो आरंभ है वो 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका, यानी कि नई कविता नाम से एक पत्रिका है जिसके संपादन कौन है, जगदीश गुप्त हैं। इसी पत्रिका के प्रकाशन से ही नई कविता का आरंभ माना जाता है। और इस पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, 1954 ईस्वी में। यहाँ से आपको दो प्रश्न मिल सकते हैं, एक तो ये मिलेगा नई कविता का आरंभ 1954, और एक ये प्रश्न बनेगा नई कविता जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था, तो जगदीश गुप्त ने किया था 1954 में। तो सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो नई कविता का हम आरंभ मानते हैं वो 1954 से माना जाता है। क्यों ऐसा 1954 से ही माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि जो जगदीश गुप्त जी थे इनके द्वारा एक पत्रिका संपादित की गई थी जिसका नाम था नई कविता, और जिसकी शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। इसका प्रकाशन 1954 है। तो इसी प्रकाशन वर्ष से जो है इस नई कविता की भी शुरुआत मानी जाती है। ये लाइन क्लियर हो गई। और नई कविता नाम किसने दिया है, तो नई कविता का जब नाम है वो अज्ञेय ने दिया है। दोनों प्रश्न अलग हैं। अगर पूछेगा नई कविता का नाम, जो नई कविता है ये नाम दिया किसने था, तो अज्ञेय ने दिया था। नई कविता का आरंभ किस सन से माना जाता है, तो 1954 से जगदीश गुप्त द्वारा जो संपादित नई कविता पत्रिका है उसी के प्रकाशन से इसका भी आरंभ माना जाता है। क्लियर हो गई होगी ये लाइन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ सन 1951 से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कहते हैं जो बच्चन सिंह हैं ये जो है नई कविता का आरंभ किससे मानते हैं, 1951 से मानते हैं। तो आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हैं छोटे बच्चे के, ठीक है, कहीं पे आप गए, वहां पे ढेर सारे बच्चे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, अब 10-20 रुपए तो कोई देता नहीं है बच्चों को, कहेंगे भाई कम से कम 51 रुपए तो दे दो शगुन के तौर पे। नहीं 101 दे पा रहे तो 51 ही दे दीजिए, लेकिन अब 10-20 रुपए तो कोई नहीं देता है। तो 51 रुपए का शगुन दिया गया बच्चों को। तो बच्चन सिंह ने नई कविता का जो आरंभ है वो कब से माना है, 1951 से माना है। और इनका कहना है
कि नई कविता जो है वो प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप है। ये किसने कहा? बच्चन सिंह ने। तो यहाँ से हर एक लाइन से आपके प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आएंगे। एक तो ये कि नई कविता नाम किसने दिया? अगे ने दिया। नई कविता का आरंभ जो है ये मतलब अगर देखा जाए सर्वमान्य रूप से नई कविता का जो आरंभ है वो कब से माना जाता है? 1954 से। लेकिन अगर बच्चन सिंह के अनुसार पूछेगा कि नई कविता का आरंभ कब से इन्होंने माना है, तो 1951 से बच्चन सिंह ने माना है। ऑल ओवर अगर बात की जाए तो 1954 इसका समय रहेगा। ये इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे देखिएगा, मुक्तिबोध ने लिखा है, नई कविता के संदर्भ में मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। ये कथन जो है मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। कहते हैं नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। यहाँ से आपके दो जो है कथन निकल के आएंगे। पहला तो आपका यहाँ से रहेगा कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। ये कथन किसका है? मुक्तिबोध का। और दूसरा कथन जो है यहाँ से आपका निकल के आएगा कि नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। तो कहते भाई जो नई कविता है इसका स्वर एक नहीं है, विविध है, कई स्वर हैं। तो नई कविता का स्वर एक नहीं है, मतलब नई कविता का जो स्वर है वो एक नहीं विविध है। इसलिए मुझे क्या है? मुझे मुक्ति चाहिए नई इस कविता से। ऐसे याद कर सकते हैं। अगर कभी प्रश्न आए नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है तो क्या करेंगे? हम उससे मुक्ति पाना चाहेंगे ना। एक चीज रहती है तो आसान रहती है। जैसे आप इसको जोड़ लीजिए। अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सोचते होंगे कि ऐसी कोई गाइड, ऐसी कोई बुक मिल जाए जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाए, व्याकरण भी मिल जाए, साहित्य भी मिल जाए, काव्यशास्त्र भी मिल जाए, है कि नहीं, भाषा विज्ञान सब कुछ रहे उसमें, कुछ आपको दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें अलग अलग बुक को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ लाइनें इसमें मिलेंगी तो कुछ दूसरे में मिलती हैं, है कि नहीं। पर सोचते तो है ना कि एक ही बुक अगर मिल जाती जिस बुक में सारी चीजें हमको मिल जाएं तो हम उसी की मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम 10 किताबों से मुक्ति पाना चाहते हैं। 10 किताबों से मुक्ति पाना चाहते हैं, एक ही किताब को पढ़ना चाहते हैं। तो वही चीज आप वैसे ही याद कर लीजिए कि जो नई कविता है इसका स्वर एक नहीं विविध है। इसलिए मैं इससे क्या करना चाहती हूँ? इससे मुक्ति पाना चाहती हूँ। तो मुक्ति से याद हो जाएगा, ये मुक्तिबोध के द्वारा कहा गया कथन है नई कविता के संदर्भ में। आसानी से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिएगा, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है। अब धर्मवीर भारती ने भी कुछ नई कविता के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं। क्या है? नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। ये धर्मवीर भारती का कहना है कि जो नई कविता है, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। तो जो धर्म है, जो लोग धर्म की राह पर चलते हैं तो वो क्या करते हैं? वो व्यक्ति और समाज में ही तो धर्म फैला है। और कैसे फैला है? व्यक्तियों से मिलके। तो व्यक्ति और समाज दोनों में मापने का प्रयास किया जा रहा है। किसको? धर्म को व्यक्तियों के अंदर और समाज दोनों के अंदर समान रूप से मापने का प्रयास किया जा रहा है। किस चीज को? धर्म को। तो धर्म से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, धर्मवीर भारती। व्यक्ति और समाज जब दोनों की बात आएगी तो धर्म की बात वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आप यहाँ से ऐसे इनको याद रख सकते हैं कि धर्म यानी कि धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया ये कथन है। आगे देखेंगे, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। इनका क्या कहना है? नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया कथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, अंडरलाइन करके और इसको जो है इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नई कविता के संदर्भ में क्या कहा है? इनका कहना है, नई कविता में समग्र मनुष्यों की बात नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं।
अगला कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी के ही द्वारा। इनका कहना है कि भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है। भाषा संवेदना और सर्जन, ये एक पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? भाषा संवेदना और सर्जन। ये पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा आपका कि भाषा संवेदना और सर्जन, इसके लेखक कौन है? तो वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। और इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में, यानी कि भाषा संवेदना और सर्जन में जो है, नई कविता के संदर्भ में एक लाइन लिखी है। वो लाइन क्या है? वो लाइन है कि आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पाश से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी हैं, काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। ये कथन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है और ये कथन उनकी किस पुस्तक में मिलता है? भाषा संवेदना और सर्जन में। याद रखिएगा, प्रश्न बना के पूछ सकता हो ये कथन दे दे कि कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। नई कविता के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन उनकी किस पुस्तक में मिलता है? तो वो हो जाएगा भाषा संवेदना और सर्जन में। याद रखिएगा, दोनों कथन इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। कहते हैं जो विजय देव नारायण शाही हैं, इन्होंने नई कविता में किसकी प्रतिष्ठा की? तो लघु मानव की प्रतिष्ठा की। ये भी कथन काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं। पहला है अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। ये दो जो है प्रमुख तत्व बताए गए हैं नई कविता के, ध्यान रखिएगा। अनुभूति की प्रामाणिकता और दूसरा है बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। आगे कहते हैं नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। ये प्रश्न बन सकता है कि कैक्टसवाद का जन्म जो है कब हुआ? तो नई कविता में ही जो है कैक्टसवाद का जन्म होता है। प्रयोगवाद में होता है, प्रगतिवाद में होता है, किसमें होता है? तो नई कविता में जो है कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है। नई कविता में ये जो कैक्टस है ना, ये एक प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। जो किसका प्रतीक है? ये प्रतीक के रूप में तो अपनाया गया है, लेकिन ये प्रतीक किसका है? तो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक माना गया है। किसको? कैक्टस को। तो याद हो गया ये पॉइंट कि नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है और कैक्टसवाद जो है, ये कैक्टस, ये प्रतीक के रूप में अपनाया गया है नई कविता में। और वो किस प्रतीक के रूप में? अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं नई कविता में। इसमें हम बात करेंगे जो कवि लोग हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो लेखक आते हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न प्रकार से दिया गया है। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में हुई। माता पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम हीरानंद था, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद। बीच में सच्चिदानंद के बाद जो हीरानंद नाम आता है, ये इनके पिताजी का नाम था। और माता का नाम क्या था? वयंती देवी था। अब देखो यहाँ पे है वात्स्यायन, यहाँ पे है वयंती। तो पहले पिता, देखिए सच्चिदानंद ये इनका नाम हो गया, हीरानंद उनके पिता का, उसके बाद उनकी माता। तो अगर नाम ना याद रहे तो वाह से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है वात्स्यायन, यहाँ पे है वयंती। ठीक है, तो मतलब अगर याद नहीं रहता तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये इनके नामों को याद करिएगा। तो पहले बच्चे थे, फिर उनके पप्पा थे, फिर उनकी माँ थी। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा क्रम से। फिर बात करते हैं प्रथम काव्य संग्रह की। तो प्रथम काव्य संग्रह इनका भग्नदूत है। अंतिम काव्य संग्रह इनका है ऐसा कोई घर आपने देखा है। प्रथम काव्य संग्रह क्या है अज्ञे का? भग्नदूत। और अंतिम काव्य संग्रह है ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो ये दो काव्य संग्रह हैं, पहले और अंतिम। अब बात करते हैं अज्ञे के काव्य संग्रह। जो इनके काव्य संग्रह और दिए गए हैं, सबको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके कौन कौन से काव्य संग्रह दिए गए हैं। पहला है भग्नदूत 1933 ईस्वी।
चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957, अरे ओ करुणा प्रभामयी 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले सैवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967। ये जो रचना है कितनी नावों में कितनी बार, इस पर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में मिला था। 1967 की रचना थी, लेकिन 1978 में जो है 11 साल बाद इन्हें जो है इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये जो रचना है ना, आंगन के पार द्वार, इस रचना पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दोनों रचना याद रखिएगा। अगली रचना है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, 1969 की है। सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बाग छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं अज्ञे के द्वारा लिखी गई हैं। नदी की बाग छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986। किसकी रचनाएं हैं? सारी की सारी अज्ञे के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अब इनकी जो रचनाएं हैं इन्हें याद कैसे करेंगे, तो चलिए थोड़ा प्रयास करते हैं कुछ तोड़ मरोड़ के जोड़ने का, ताकि रचनाएं इनकी याद रहें। तो जैसे लिखा है अज्ञे, ये अज्ञे की सारी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले लेखक को लेंगे। जो अज्ञे जी हैं, ऐसा समझिएगा कि इनकी कोई बहुत प्रिय चीज थी। जब कोई आपसे कोई आपकी बहुत अच्छी चीज अगर भग्न हो जाती है, मतलब कि टूट जाती है या खराब हो जाती है, भग्न हो जाती है, ठीक है, ऐसे समझिएगा, तो आपको चिंता होती है ना उस चीज की। तो वैसे ही याद करिए कि जो अज्ञे जी हैं, इनकी कोई बहुत अच्छी चीज थी इनके पास। तो वो अच्छी चीज जो इनकी थी ना, वो इनकी भग्न हो गई, यानी कि टूट गई। और जब वो भग्न हो गई तो इनको क्या होने लगी? इनको चिंता होने लगी। इनको क्या होने लगती है? इनको चिंता होने लगती है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज जो मेरी थी वो खो गई। इतनी से इत्यलम को याद कर लीजिएगा, इतनी से इत्यलम को कनेक्ट कर लीजिएगा। तो अज्ञे की कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो इनकी भग्न हो गई, और जब वो भग्न हो गई यानी कि टूट गई, तो इस पर इनको चिंता होने लगी। और जब चिंता होने लगी तो वो सोचते हैं कि यार इतनी महत्वपूर्ण चीज कैसे ऐसे हो सकती है। फिर सोचते सोचते वो क्या करते हैं, हरी घास पर क्षण भर के लिए बैठ जाते हैं। बाहर उनके बगीचा होगा, और जैसे क्या होता है, हम लोग भी जब कोई चीज हम लोगों की खराब हो जाती है, नुकसान हो जाता है या हमसे खो जाती है, तो हम भी क्या करते हैं, उसके बारे में 2 मिनट सोचने लगते हैं कि यार कैसे हो गया, कहाँ हमने रखा था, थोड़ा ध्यान दिए होते। वैसे ही अज्ञे जी के साथ हुआ। तो ये क्या करते हैं, वही सोचते सोचते क्या करते हैं, हरी घास पर क्षण भर के लिए बैठ जाते हैं। अब कहाँ पे, बाहर बगीचा वगीचा होगा, वहां पे बैठ गए और बैठकर अपनी बावरा अहेरी को देख रहे हैं। बावरा अहेरी यानी कि उनका जो मकान है उसका इन्होंने नाम रखा है। जैसे हर लोग अपने घर का नाम रखते हैं ना, कोई रख देता है प्रभा कुंज, कोई लिख देता है अरे जो है ये गीता निवास, कुछ भी नाम से अपना डाल देते हैं ना, महेश्वरी सदन, कुछ भी लिख देते हैं। तो वैसे इन्होंने अपने घर का नाम रखा बावरा अहेरी। तो जब ये हरी घास पर क्षण भर के लिए बैठते हैं तो अपनी बावरा अहेरी को देखते हैं। तो जब बावरा अहेरी को देखते हैं तो देखते हैं कि इंद्रधनुष रौदे हुए, यानी कि उनकी जो सामान थे, जो उनका सामान रखा हुआ था, उसको इंद्रधनुष ने रौंद दिया। उसको जो है इंद्रधनुष ने रौंद दिया। यही सोचते हैं जब बावरा अहेरी को अपने देखते तो ऊपर से देखते इंद्रधनुष गया है, और इनका जो सबसे प्रिय सामान था जो टूट गया, वो इंद्रधनुष के रौदने से टूटा। यही वो देखते हैं और सोचते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, बाहर से ही अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, अरे ओ करुणा प्रभामयी। अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पे घर में रहता है पापा लोग आवाज देते हैं मम्मी को, अरे ओ सुनती हो, बोलते हैं ना। तो वैसे ही ये क्या करते हैं, सोचते सोचते फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं कि अरे ओ करुणा प्रभामयी, अरे ओ करुणा प्रभामयी। तो तब तक उनकी पत्नी जो है आवाज सुनती है, तो वो कहाँ आती हैं, वो आंगन के पार द्वार तक आ जाती हैं। उनकी आवाज सुन के उनकी पत्नी कहाँ आती हैं, आंगन के पार द्वार तक आ जाती हैं उनकी आवाज सुन के। और फिर किधर देखती हैं, फिर पूरब की तरफ देखने लगती हैं।
जब आवाज लगाएं तो आवाज सुनकर उनकी पत्नी उनके आंगन के पार द्वार तक पहुंच जाएं, और जब आंगन के पार द्वार तक पहुंचती हैं तब वो पूरब की तरफ देखने लगती हैं कि मेरे पति आवाज लगा रहे थे, किधर से लगा रहे थे। तो वो पूरब की तरफ जब देखती हैं तो उनको वहां पर सुनहले शैवाल दिखाई देते हैं। पति तो नहीं नजर आए, लेकिन पूरब की साइड उनको सुनहले शैवाल नजर आए। तो जब सुनहले शैवाल को वो देखती हैं तो कहती हैं, कितनी नावों में कितनी बार तुम आओगे। किसको बोल रही हैं? सुनहले शैवाल को देखकर ये बोलती हैं कि भाई तुम कितनी नावों में कितनी बार आओगे। जब जब नाव आती है शैवाल भी साथ साथ में आ जाता है। जैसे समझ लीजिए कि नाव में थोड़ा सा चिपक के शैवाल जो है बार बार आ जा रहा है। तो वही वो कहती हैं ये सुनहले शैवाल को देखकर कि कितनी नावों में तुम कितनी बार आओगे, जितनी बार नाव आएगी उतनी बार तुम भी आओगे क्या, ऐसा वो सोचती हैं। ठीक है, और शैवाल को देखकर बोलती हैं कि कितनी नावों में कितनी बार तुम आओगे सुनहले शैवाल। फिर अपने पति को वो देखती हैं और अपने पति से बोलती हैं, जब ऐसी बातें कर रही हैं तो उनके पति सोच रहे हैं क्या बड़बड़ा रही है। तो वो अपने पति से कहती हैं, अरे भाई मैं उसे जानता हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं उसे जानती हूँ। पता है ये सागर मुद्रा है, ये सुनहले शैवाल जो है ये सागर मुद्रा है। क्यों? क्योंकि पहले मैं इसी से सन्नाटा बुनती थी। क्योंकि ये जो सागर मुद्रा है, आपने देखा होगा सागर में मोती वगैरह बहुत पाए जाते हैं। और आप लोग ये भी जानते होंगे जो बुनाई सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम होता है उसमें मोती स्टोन तरह तरह की डिजाइनें बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो लड़कियां बनाती हैं। तो वही उनकी पत्नी कहती हैं कि अरे मैं इसे जानता हूँ, ये एक सागर मुद्रा है, ये जो सुनहले शैवाल है ना ये एक सागर मुद्रा है, और पहले मैं इसी से बुनाई करती थी, पहले मैं इसी से बुनाई करती थी। तो उनके पति पूछते कहाँ पे करती थी? तो बताती थी कि महावृक्ष के नीचे बैठकर, महावृक्ष के नीचे साथ साथ यानी कि अपनी सखियों के साथ साथ मैं जो है बुनाई करती थी नदी की बाग छाया में। वहीं पर नदी थी और नदी के पास एक महावृक्ष था, उसी के नीचे बैठकर नदी की बाग छाया में मैं जो है पहले इसी से बुनाई करती थी, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है, मैं इसको जानती हूँ। फिर वो अपने पति से पूछती हैं, क्या ऐसा कोई घर आपने देखा है? तो वो कहते छी। उनके पति क्या बोलते छी। छी से क्या हो जाएगा? 86, कि ऐसा कोई घर हमने नहीं देखा। तो अभी आपको समझ में नहीं आई होगी स्टोरी, थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा होगा, लेकिन एक बार फिर से सुनिएगा। आई होप कि इस बार आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए अज्ञे जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, इनकी कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो भग्न हो गई। तो कहते जब उनकी वो इम्पॉर्टेंट चीज जो थी वो भग्न हो गई तो उनको होने लगी चिंता, और चिंता जब होने लगी तो कहते हैं इत्यलम, यानी कि इतनी महत्वपूर्ण चीज कैसे मुझसे खो गई। ये सोचते सोचते वो हरी घास पर क्षण भर के लिए बैठकर अपनी बावरा अहेरी को निहारते हैं। तभी देखते हैं कि इंद्रधनुष रौदे हुए थे, यानी कि उस सामान को किसने रौदा था? इंद्रधनुष ने रौद दिया था। ये देखकर मतलब वहीं पे देखते हैं, ये सारी चीजें सोचते हैं और देखते हैं कि इंद्रधनुष ने उस चीज को इनके रौद दिया। फिर वो अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं कि अरे ओ करुणा प्रभा में। इतना सुनते ही उनकी पत्नी आंगन के द्वार तक आ जाती हैं और पूरब की साइड देखती हैं। पति तो नहीं नजर आता, लेकिन सुनहले शैवाल नजर आ जाते हैं। सुनहले शैवाल को देखकर बोलती हैं, भाई तुम कितनी नावों में कितनी बार आओगे? तो उनके पति पूछते हैं कि ऐसा क्यों बोल रही हो? तो बोलती है, अरे भाई मैं इनको जानता हूँ क्योंकि मैं उसे जानती हूँ, ये सागर मुद्रा है। ये जो सुनहले शैवाल तुमको दिखाई दे रहे हैं ये सागर मुद्रा है। पहले मैं इससे सन्नाटा बुनती थी महावृक्ष के नीचे साथ साथ अपनी सहेलियों के साथ साथ नदी की बाग छाया में। फिर वो अपने पति से पूछते क्या ऐसा कोई घर आपने देखा है? तो वो कहते हैं छी, ऐसा तो कोई घर मैंने नहीं देखा। तो ये है एक छोटी सी स्टोरी और उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ी बहुत समझ में आई है ना तो मेरे कहने पर एक बार इसको फिर से सुन लीजिएगा, तीसरी बार में पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी और अच्छे से याद भी हो जाएगी। तो ये अज्ञे की सारी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। जो अज्ञेय हैं वो अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। इंपॉर्टेंट है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाका पुरुष कहा गया है। जो अज्ञेय हैं इनको प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाका पुरुष कहा गया है। अच्छा, यहाँ पे तो दिया है कि प्रयोगवाद तथा नई कविता को
जो है नई कविता, इसे जो है शलाका पुरुष कहा जाता है अज्ञेय को। अज्ञेय को प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। लेकिन अगर यहीं प्रश्न आ जाए कि छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष नागार्जुन को कहा जाता है, और प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष अज्ञेय जी को कहा जाता है। तीनों क्रम से याद रखिएगा। छायावाद पहले आया, छायावाद में निराला थे, फिर उसके बाद आया प्रगतिवाद, प्रगतिवाद में नागार्जुन थे, उसके बाद आता है आपका प्रयोगवाद और नई कविता। तो इसमें जो है दोनों को अज्ञेय को कहा जाता है। ठीक है, दोनों का शलाका पुरुष अज्ञेय को माना जाता है। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो कहीं नोट कर लीजिए, कभी भूले तो याद रहेगा। आगे कहते हैं अज्ञेय की कुछ चर्चित कविताएं निम्नलिखित हैं। कुछ और इनकी चर्चित कविताएं हैं, जिसमें पहली है असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, काफी महत्वपूर्ण रचना है, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। कई बार पूछी गई है ये सारी रचनाएं, याद रखिएगा। ये सारी की सारी अज्ञेय की चर्चित कविताएं हैं। इसमें जो इनकी ये रचना है सांप, काफी महत्वपूर्ण है। ये कविता आपने सुनी होगी, मुझे 2 लाइनें इसकी याद आ रही हैं। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। ये मतलब सांप जो इनकी कविता है, काफ़ी चर्चित कविता है, उसकी लाइन है और काफ़ी अच्छी भी है। हो सकता हो कभी परीक्षा में पूछ ले, तो याद रखिएगा। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं तब कैसे सीखा, विष कहाँ पाया। तब कैसे सीखा तुमने डसना और विष कहाँ पाया, शायद यही पूरी लाइन है। ये अज्ञेय की चर्चित कविता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कविता। मुझे याद थी तो मैंने इसकी लाइनें बता दी। वैसे इनकी जितनी भी यहाँ पे कविताएं अभी हमने पढ़ी हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं। असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, एक दीप अकेला। आगे बात करते हैं। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है, इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। कहते हैं जो असाध्य वीणा है यह एक लंबी कविता है और इसका जो मूल भाव है वो अहम का विसर्जन है। आगे है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव था। इनका अगर पूरा नाम पूछा जाए मुक्तिबोध का, तो इनका पूरा नाम गजानन माधव था और मुक्तिबोध इनका उपनाम है, याद रखिएगा। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। जो गजानन माधव मुक्तिबोध है, इन्हें जो है गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इन्हें जो है कलयुग का कवि भी कहा जाता है। कलयुग का कवि भी मुक्तिबोध को कहा जाता है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे कहते हैं मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां प्रकाशित हैं। इनकी 2 काव्य कृतियां हैं। पहला है चांद का मुंह टेढ़ा है। पहली जो काव्य कृति है वो क्या है, वो है चांद का मुंह टेढ़ा है, 1964 ईस्वी की। और जो दूसरी इनकी काव्य कृति है वो है भूरी भूरी खाक धूल, 1980 ईस्वी की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी की रचना है। ये दोनों किसकी हैं, मुक्तिबोध की 2 प्रमुख काव्य कृतियां हैं। अब इनकी ये जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, ये 1964 की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैसे याद करेंगे। जैसे देखिएगा, लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा है। भाई चांद का मुंह कैसा है, वो टेढ़ा है, वो सीधा नहीं है, उसका मुंह टेढ़ा है। जैसे आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे आप किसी लड़की की सुंदरता की तारीफ कर दीजिए, अरे तुम तो बिल्कुल चांद जैसी हो, तो लड़कियां मुंह बनाती हैं ना। अब आपने एक बार तारीफ कर दी तो उस लड़की ने कितनी बार मुंह बनाया, भाई 64 बार मुंह बनाने लगी। क्यों? क्योंकि उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगे लोग कि भाई ये तो चांद के जैसे बड़ी सुंदर है, तो वो कितनी देर अपना मुंह टेढ़ा करने लगी। जैसे होता ना, लड़कियां मुंह बनाती हैं बहुत तरीके से, लड़के बोलते हैं कि भाई कितना इनके अंदर एटीट्यूड है, इतनी भी तो सुंदर नहीं लग रही है, लेकिन देखो जरा। तो वैसे ही जो चांद का मुंह टेढ़ा है उसी को कह दिया गया चांद का मुंह टेढ़ा है। तो कितनी बार से वो अपना मुंह टेढ़ा कर रही है, 64 बार कर रही है। तो कहते हैं भाई मुझे ये जो 64 बार अपना मुंह टेढ़ा कर रही है, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ, मुझे इस लड़की से मुक्ति पानी है। पता नहीं कितना इसके अंदर एटीट्यूड भरा है, पता नहीं कितना ये अपना मुंह टेढ़ा करेगी। 64 बार तो अपना मुंह बना ही चुकी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इससे मुक्ति पाना है। और इसकी जो भूरी भूरी खाक धूल जो है ना, इसकी जो भूरी भूरी खाक है उसको धूल में मिलाना है, मुझे इससे मुक्ति पाना है।
तो ऐसे आप इनकी दोनों रचनाओं को याद कर सकते हैं, मुक्तिबोध की है। आगे है मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं निम्नांकित है। इनकी कुछ चर्चित कविताएं हैं, जैसे कि पहला है अंधेरे में, काफी महत्वपूर्ण है। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती, ये 4 रचनाएं जो है मुक्तिबोध की चर्चित कविताओं में शामिल हैं और काफी महत्वपूर्ण है ये चारों। इसमें जो ये जो रचना है ना, भूल गलती, ये ऐसे एक गाना नहीं आया है, आप लोगों ने सुना होगा, दिल गलती कर बैठा है दिल। तो जब दिल गलती कर बैठता है तो क्या होता है, फिर हम सोचते हैं यार मुझे मुक्ति दिला दो, मुझे किसी से दिल नहीं लगाना है, अब मुझे इस प्यार मोहब्बत के चीज़ों से मुक्ति पानी है, इन सब के पचड़े से मुझे दूर कर दीजिए, क्योंकि मेरी गलती थी जो मैंने इससे दिल लगा दिया। ठीक है, तो लिखा है ना भूल गलती, तो जैसे भूल गलती पढ़ो तो वो गाना याद आ जाता है कि दिल गलती कर बैठा है दिल। तो दिल ने क्या किया, भूल से गलती कर बैठा, तो अब उस भूल को हम सुधारना चाहते हैं और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। तो मुक्ति से हो जाएगा मुक्तिबोध। और भूल गलती कर बैठा मतलब भूल से गलती हो गई, अंधेरे में हम चले गए और वहाँ में हमें क्या दिखा, हम अंधेरे में चले गए और हमें वहाँ ब्रह्म राक्षस दिखा। भूल से हमसे गलती हो गई, हमसे जो है भूल से गलती हो गई, हम अंधेरे में गए और वहाँ पे हमें ब्रह्म राक्षस दिखा अंतःकरण के आयतन में। अब मुझे उससे क्या है, मुझे उससे मुक्ति पानी है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, इनकी चारों रचनाओं को। नेक्स्ट पॉइंट है अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ है। कहते हैं जो अंधेरे में इनकी रचना है, इसका पहला प्रकाशन जो है वो कल्पना में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से हुआ था। 1964 में जब इसका प्रकाशन हुआ था तो आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से इसका पहला प्रकाशन हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, कल्पना में हुआ था, बाद में ये अंधेरे में आया। आगे कहते हैं अगला जो पॉइंट है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगती है। कहते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है कि जो मुक्तिबोध का काव्य संकलन एक अभी हमने पढ़ा चांद का मुंह टेढ़ा है, ये जो है बड़े कलाकार की स्केच बुक लगती है। तो आप याद रख सकते हैं इसको कि चांद का जो स्वरूप है ना, चांद का स्वरूप स्केच की तरह लगता है। चांद का स्वरूप, चांद से हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा, स्वरूप से हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी, और किसकी तरह लगता है, स्केच की तरह लगता है। तो चांद का स्वरूप स्केच की तरह लगता है, स्केच से हो जाएगा स्केच बुक, ये याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है अंधेरे में एक लंबी कविता है। जो अंधेरे में इनकी रचना है वो एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा, जो कि निम्न है। जो अंधेरे में इनकी रचना है ये एक लंबी कविता है और इसको जो है अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग बातें इसके संदर्भ में कही है। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनका कहना है कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता, पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। ये वाली जो लाइन है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा कही गई है, याद रखिएगा। किसके द्वारा कही गई है, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा कही गई है। तो इसमें आप एक शब्द को पकड़िएगा, यहाँ पे लिखा है दहकता, ठीक है, दहकता शब्द को पकड़िएगा। तो आप याद रख सकते हैं भाई, अंधेरे में जो है, अंधेरे में शेर क्या करता है, अंधेरे में शेर दहकता है। अंधेरे में शेर दहकता है, दहाड़ता है। भाई शेर दहाड़ता है ना, और अगर अंधेरे में शेर दहाड़ेगा तो आपकी क्या हालत होगी, आपके तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे। तो दहकता है अंधेरे में शेर, शेर से हो जाएगा शमशेर सिंह बहादुर के द्वारा कहा गया है। और अंधेरे में यानी कि अंधेरे में जो कविता है उसी के संदर्भ में ये वाले कथन जो है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा कहे गए हैं। तो दहकता शब्द से आप इनको याद रख सकते हैं। अगले जो है वो है रामविलास शर्मा। इनका कहना है कि अपराध भावना का अनुसंधान है। रामविलास शर्मा का कहना है अंधेरे में जो कविता है उसके बारे में कि अपराध भावना का अनुसंधान है। तो याद रख सकते हैं जो विलासी व्यक्ति होते हैं, विलासी से रामविलास, विलासी व्यक्ति अंधेरे में ही अनुसंधान करते हैं। जो विलासी व्यक्ति होते हैं ना वो सबके सामने नहीं, क्योंकि विलास करते हैं तो सबके सामने वो आते ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो वो अकेले में और अंधेरे में लाइट वाइट ऑफ करके, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो विलासी व्यक्ति होते हैं वे अंधेरे में ही अनुसंधान करते हैं। तो अनुसंधान से याद हो जाएगा रामविलास शर्मा का है। फिर बात करते हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह का कहना है अस्मिता की खोज।
इन्होंने अंधेरे में जो लंबी कविता है, इसके संदर्भ में जो उनका दृष्टिकोण था वो था कि अंधेरे में कविता जो है वो अस्मिता की खोज है। ऐसा किसने बताया? नामवर सिंह ने बताया। तो याद रख सकते हैं, अस्मिता नाम की एक लड़की है। तो अस्मिता जो है वो अस्मिता नाम की एक लड़की है। अस्मिता नाम से हो जाएगा नामवर सिंह। अस्मिता नाम की जो एक लड़की है वो अंधेरे में खोज करती है। अस्मिता जो है वो कहाँ पे खोज करती है? अंधेरे में खोज करती है, सबके सामने नहीं खोज करती है। अस्मिता नाम की एक लड़की है जो अंधेरे में खोज करती है। तो याद हो जाएगा नामवर सिंह। फिर अगले कवि हैं इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान का कहना है कि आत्म संशोधन का अनुसंधान, आत्म संशोधन का अनुसंधान। तो कह सकते हैं ना, इंद्रनाथ जो है अंधेरे में आत्म संशोधन का अनुसंधान करते हैं। इंद्रनाथ जी जो हैं वो आत्म संशोधन का अनुसंधान कब करते हैं? अंधेरे में करते हैं। याद हो जाएगा। अगले जो हैं वो है निर्मला जैन। निर्मला जैन ने कहा अंतस्थल का विप्लव। निर्मला जैन ने क्या कहा? अंतस्थल का विप्लव। कैसे याद करेंगे? कहते हैं जो निर्मल व्यक्ति होते हैं, निर्मल व्यक्ति अंधेरे में अपने अंतस्थल से विप्लव करते हैं। जो निर्मल व्यक्ति होते हैं वो अंधेरे में अपने अंतस्थल से विप्लव करते हैं। याद हो जाएगा। फिर अगले जो लेखक हैं वो हैं प्रभाकर माचवे। इनका कहना है लावा। इन्होंने अंधेरे में जो कविता है उसके संदर्भ में बस एक बात बोली है, लावा। तो लावा, जब अलाव जलाते हैं तो कैसे जलाते हैं? माचिस से जलाते हैं ना। जब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अंधेरे में जब अलाव जलाया जाता है, अलाव लावा, याद कर लीजिएगा। अंधेरे में जब अलाव जलाया जाता है तो माचिस से जलाते हैं, माचिस से माचवे को कनेक्ट कर लेंगे, अलाव से लावा हो जाएगा। अगले जो कवि हैं वो हैं रामविलास शर्मा। इनका कहना है आरक्षित जीवन की कविता है, आरक्षित जीवन की कविता। तो याद रख सकते हैं जो विलासी व्यक्ति होते हैं वो अंधेरे में अपने जीवन की कविता कहते हैं, अंधेरे में ही अपने जीवन की कविता कहते हैं जो विलासी व्यक्ति होते हैं। तो इनका दो कथन है कि जो विलासी होते हैं वो क्या करते हैं? विलासी व्यक्ति अंधेरे में अनुसंधान भी करते हैं और अपने जीवन की कविता को वो सबके सामने नहीं बताते हैं, वो अंधेरे में ही अपने स्वयं से बातें करते हैं और जीवन की कविता स्वयं को बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया जिसकी वजह से आज मुझे इतना विलासी जीवन जीना पड़ रहा है। याद हो जाएगा। फिर अगले कवि आते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने क्या कहा? इनका कहना है अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है। एक बार फिर से देखिएगा। कथन क्या है? अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। ये कथन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है। आगे बात करते हैं। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की। ये कई बार पूछा गया है। जो मुक्तिबोध हैं इन्हीं की रचना है अंधेरे में, और इन्होंने जो अंधेरे में इनकी रचना है उस कविता की जो रचना की थी वो फैंटेसी में की थी। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया है। फैंटेसी को इन्होंने निम्न ढंग से परिभाषित किया। क्या है? पहला है ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। कहते हैं ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। ये मुक्तिबोध की परिभाषा है फैंटेसी के संदर्भ में। और दूसरी परिभाषा, दूसरा कथन इन्होंने दिया है, फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौड़ और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। ये भी कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? मुक्तिबोध के द्वारा। एक बार फिर से सुनिएगा। कहते हैं कि फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौड़ और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं।
ये कथन मुक्ति बोध के द्वारा कहा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल हम इसकी आगे शमशेर बहादुर सिंह जी को देखेंगे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैंने जो कल की क्लास में बात कही थी कि आप लोग अगर इस पुस्तक से संबंधित क्विज करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया है। बहुत ही कम अमाउंट उसका मैंने रखा है, मात्र 50 रुपये। 1 महीने का 50 रुपये है, जिसमें आपको सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की डेली क्विज मिलेगी पेज नंबर वाइज, और उसमें आपको काव्य शास्त्र की भी क्विज कराई जाएगी। तो अगर आप इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जो है आप मेरी पर्सनल आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको वहाँ की लिंक शेयर करूँगी, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये प्रक्रिया ज़रूर कीजिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए कि हाँ नहीं हो पा रहा है। इस ग्रुप में भी मतलब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। तो मैं अपनी लिंक आपको शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज से मैंने वो क्विज स्टार्ट भी कर दी है। अभी संख्या ज़्यादा नहीं है, 7-8 लोगों की संख्या हुई है, लेकिन अगर आप सभी करना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके कर सकते हैं। 2-3 महीने की बात है, और 2-3 महीने में जितना जम के आप तैयारी कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि LT का एग्ज़ाम सामने है और LT में भी आपको यही चीज़ें पढ़नी है। LT में भी आपको इन्हीं सारी पुस्तकों का सामना करना है, उसमें प्लस एक GS का पार्ट रहेगा, तो GS आप अलग से पढ़िए। बाकी हिंदी का जो है वो मैं पढ़ा ही रही हूँ। तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जो पुस्तक है, इसकी तैयारी आपको मैं क्लास तो दे ही रही हूँ, और साथ ही साथ जो है उसकी क्विज भी मिल जाएगी। इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो बाकी की डिटेल्स आपको जानना होगा तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बाकी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। अगर आपको सही लगेगा तो आप कीजिएगा, नहीं सही लगेगा तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, बस यही थोड़ी सी जानकारी देनी थी। अगर ये सुझाव आपको पसंद आए तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बाकी जैसा भी क्लास लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं शमशेर बहादुर सिंह के साथ, ठीक इसी टाइम पे शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।